नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका एडोविस्टा बाय अश्वनी में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो इस वीडियो में हम इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये जानने वाले हैं कि कैसे हम रॉ मटेरियल्स को इंडस्ट्री तक लाते हैं और उनको एक फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करके वैल्यू को सेल करते हैं, उनको मार्केट में सेल करते हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और कैसे इंडस्ट्रीज में काम होता है, वर्कर कैसे होते हैं, ठीक है। तो इन सब सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में अच्छे से समझने वाले हैं और लाइन बाय लाइन इसको हम पढ़ने भी वाले हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है। तो मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसके थ्रू हम रॉ मटेरियल्स को एक मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। जब भी हम खेतों से या फिर कहीं भी प्राइमरी प्रोड्यूसर जो भी प्रोड्यूस करते हैं उनको हम इंडस्ट्रीज में लाते हैं और एक फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करके उनको और वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो फिर इसी जो भी प्रोसेस होता है, ये सब चीज़ें कैसे इंडस्ट्रीज में आया, फिर कैसे उनको मैन्युफैक्चर किया गया, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, ठीक है। यही सब प्रोसेस जो होता है उनको हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। फिर कह रहा है कि जो पीपल एम्प्लॉयड होते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में, अगर देखा जाए तो ये क्या होते हैं, प्राइमरी मटेरियल्स होते हैं। किसके लिए? फैक्ट्रीज के लिए। फैक्ट्रीज के लिए क्यों प्राइमरी मटेरियल कह रहा है? क्योंकि आखिर जो भी चीज़ें आएंगी आपकी फैक्ट्री में उनको फिनिश गुड में कन्वर्ट कौन करेगा? आखिर कहीं ना कहीं तो ह्यूमन बींग्स ही इसमें इन्वॉल्व होंगे ना। तो इसीलिए जो भी पीपल्स एम्प्लॉयड होते हैं फैक्ट्री में या फिर इंडस्ट्री में, तो ये उस फैक्ट्री या इंडस्ट्री के लिए एक प्राइमरी प्रोडक्ट माने जाते हैं, ठीक है। इनके बिना कुछ नहीं हो सकता है। कह रहा है द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री, अगर हम किसी कंट्री का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ देखें तो वो इस बात पे मेजर किया जाता है कि उस कंट्री में कितनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, या फिर ये बात किया जाए कि क्या उस लेवल की इंडस्ट्रीज लेवल क्या है, ठीक है। जैसे आप देखोगे, अगर कंट्री में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज है, बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, तो वो कंट्री बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी कर पाएगी और इसकी वजह से क्या होगा, उसका जीडीपी भी बढ़ेगा, ठीक है, एफडीआई भी बढ़ेगा और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएंगे उस कंट्रीज में। तो वही कह रहा है कि अगर कोई कंट्री मैन्युफैक्चरिंग हब है, जैसे चाइना हो गया, आपका बगल में देख सकते हो, तो क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब होने की वजह से उस कंट्री की परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, जिससे कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। कह रहे ओवर द लास्ट 2 डिकेड, अगर हम पिछले 2 डिकेड की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो इंडिया में शेयर है वो 17% है इंडिया के जीडीपी का, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि इंडस्ट्रीज का लोकेशन क्या है और कहाँ कहाँ इनको लोकेट किया गया है, कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश किया जाता है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। कह रहा है इंडस्ट्रियल लोकेशन आर कम्प्लेक्स इन नेचर। देखो, इंडस्ट्रीज, देखो, कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं कि हम कहीं भी लगा दिए, आज यहाँ लगाएं फिर इसको उखाड़ के कहीं और लगा दें, ऐसा तो है नहीं। एक हैवी इन्वेस्टमेंट किया जाता है इसमें। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को लोकेट करने के लिए या इस्टेब्लिश करने के लिए एक हमें एक खास रोड मैप की ज़रूरत होती है और फुल फ्लेज प्लान की ज़रूरत होती है। तो हम सारी चीज़ें देख के लगाते हैं, देखते हैं कि कहाँ रॉ मटेरियल्स हैं, कहाँ इजीली लेबर मिल जाएंगे, चीप लेबर मिल जाएंगे। अगर रॉ मटेरियल्स फिनिश्ड गुड में बन गया तो उनको हम एक्सपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वहाँ कैसा है। तो इन सब सारी चीज़ों को हम ध्यान में रख के ही इस इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करते हैं। फिर कह रहा है मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज ऑफ एडवांटेज, ठीक है। बहुत सी कंट्रीज आप देखोगे, बहुत सी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, एक साथ आई हैं और वो क्या कह रही हैं कि ऑफर्ड अर्बन सेंटर। और इस लाइन का ये मतलब है कि आप देखोगे कहीं भी ऐसी इंडस्ट्री लगी उसके आसपास धीरे 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 एक अर्बन सेंटर डेवलप होने लगता है, ठीक है। यही अर्बन सेंटर आगे चल के क्या होता है, एक इकोनॉमिक हब बन जाता है और एक अर्बन सिटी का रूप ले लेता है, ठीक है। फिर कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री में हम इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें हम देखते हैं उनके सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, कहाँ से वो रॉ मटेरियल आया है, उनके सोर्स पे, जैसे आपका एग्रीकल्चर से आया है कि मिनरल से आया है। फिर सेकंड में है आपका बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल, वो कितना हैवी है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। फिर तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब देखो, इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो उसका कोई ना कोई ओनरशिप होगा, चाहे प्राइवेट वाले ओनरशिप हो चाहे गवर्नमेंट ओनरशिप हो। तो आप देखोगे कभी कभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी ओनरशिप इसकी होती हैं, ठीक है, ओनरशिप होती हैं या फिर ओनर होती हैं कहें तो। अब चलो एक एक करके सबको देखते हैं।
इसमें कह रहा है सबसे पहले आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें आती हैं? कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन, ठीक है, जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें होती हैं जिनके आधार पे इंडस्ट्रीज के लिए जो भी रॉ मटेरियल होता है एग्रीकल्चर से, वो सारी की सारी आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज मानी जाती हैं। कह रहा है अगर बात करें फर्स्ट टेक्सटाइल सक्सेसफुल मिल कहाँ स्टैब्लिश किया गया था, तो वो किया गया था आपका मुंबई में। कब किया गया था? ये 1854 में। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर कह रहा है जूट टेक्सटाइल क्या होता है? कह रहा है इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट। देखो, इंडिया रॉ जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। लेकिन वहीं बात करें एक्सपोर्ट के मामले में तो ये सेकंड प्लेस पे आता है। फर्स्ट प्लेस पे कौन आता है? बांग्लादेश। मतलब अगर हम यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका कंजप्शन भी ठीक ठाक कर रहे हैं। कह रहे द फर्स्ट जूल मिल वॉज सेटअप नियर कोलकाता। सबसे पहले कोलकाता में इसको सेटअप किया गया था जूट मिल को। और कब किया गया था? आपका 1885 के पास में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका शुगर इंडस्ट्रीज। शुगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसमें भी इंडिया किस नंबर पे आता है? सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में, ठीक है। तो फर्स्ट में कौन है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। कह रहा है शुगर बट ऑक्युपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खानसरी। देखो, इंडिया शुगर के प्रोडक्शन में तो सेकेंड नंबर पे आता है, बट वहीं बात करें गुड़ या फिर खनसरी के बारे में तो वहाँ इंडिया फर्स्ट नंबर पे लाई करता है, ठीक है। गुड़, खनसरी ये आप लोग तो जानते ही होंगे। फिर कह रहा है कि जो 60% मिल है ना, शुगर मिल, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के दो ही स्टेट में देखने को मिलती हैं, एक बिहार और उत्तर प्रदेश। यहाँ जितनी ज्यादा शुगर मिल पाई जाती है पूरे इंडिया का 60% हिस्सा को कवर करता है। द मिल आर लोकेटेड, अब उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है। ये सब कुछ स्टेट्स के नेम दिए गए हैं जहाँ हमको शुगर मिल देखने को मिलती है। फिर आगे क्या कह रहा है? अब इसके बाद आता है एग्रो बेस्ड के बाद मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब देखो, जैसे आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री देखे हो, कहाँ से वो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्शन लेके आते हैं और फिर उसको इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर करते हैं। तो उसी तरह से अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हम देखेंगे, इसमें क्या होता है? कह रहे इंडस्ट्री दैट यूज मिनरल्स, वो इंडस्ट्री जो मिनरल्स का यूज करती हैं, जैसे बॉक्साइट हो गया, ठीक है, हेमेटाइट हो गया, मैग्नीटाइट हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारी जो भी मिनरल्स हैं, जब इनके बेस्ड पे कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की जाती है, जो भी इनको रॉ मटेरियल एज अ रॉ मटेरियल देखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। कह रहा है इस टाइप की इंडस्ट्री में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आता है, तो इसको पहले देखते हैं। कह रहा है मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट। देखो, अब क्या होता है ना कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है ना, ये सारे इंडस्ट्रीज का बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रीज कंसिडर्ड किया जाता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज है वहाँ हैवी हैवी मशीनों से काम होता है, और ये मशीनें किसकी बनी होती हैं? प्लास्टिक की तो बनेंगी नहीं, या तो आयरन की बनेंगी या फिर स्टील्स की बनेंगी। तो इसीलिए कह रहा है ये एक तरह से बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रीज माना जाता है। और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी प्रोडक्शन करती है आयरन और स्टील की। तो कहाँ से ये इस्टेब्लिश होता है या फिर कहाँ से इसको निकाला जाता है? तो वो है आपका छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास से बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है आयरन और स्टील इंडस्ट्री का। क्यों है? क्योंकि यहीं पे रॉ मटेरियल मिलता है और ये सब इतने बल्की और हैवी वेट के होते हैं कि इंडस्ट्रीज अगर इनसे दूर लगाएंगे तो फिर आने जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत हैवी कॉस्ट पड़ेगा। तो इसीलिए इस टाइप की इंडस्ट्रीज हम वहीं लगाते हैं जहाँ से रॉ मटेरियल हमको मिलता है। फिर उसके बाद आता है आपका एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। अब स्मेल्टिंग में एल्यूमिनियम को कैसे स्मेल्ट किया जाता है, कैसे पिघलाया जाता है? कह रहा है इट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। देखो, अब आयरन और स्टील के बाद ये इंडिया का सबसे सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्रीज माना जाता है। क्योंकि आयरन और स्टील के बाद आप देखोगे बहुत सी चीजें एल्यूमिनियम की भी बनी होती हैं, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें बनी होती हैं। अब आगे कह रहा है कि एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स इन द कंट्री, अब कहाँ कहाँ लगाया है इसको देख लो। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, और भी कुछ स्टेट्स में है, ठीक है। तो यहाँ मेजरली वो स्टेट्स के नेम है जहाँ पे एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज को हैवी मात्रा में इम्प्लांट किया गया है। फिर उसके बाद आता है आपका केमिकल इंडस्ट्रीज। अगर केमिकल इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये इंडिया में आजकल देखोगे कि बहुत रैपिडली ग्रो हो रहा है। क्यों? क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो और डेवलपमेंट हो रही है इनका भी, ठीक है। तो इसीलिए जो केमिकल इंडस्ट्री है ना, आप देखोगे जितनी भी केमिकल्स वाली चीजें बनती हैं,
आजकल प्रोडक्शन उनका इंडिया में बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। तो ये क्या हुआ है, एक तरह से डाइवर्सिफाई कर दिया है इंडस्ट्रीज को। इट कंप्राइजेज बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां ही केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वॉल्व है, कई सारी छोटी स्केल पे भी यहाँ पे काम हो रहा है इसमें। तो वही कह रहा है, आपको लार्ज स्केल पे भी देखने को मिलेगा और स्मॉल स्केल पे भी देखने को मिलेगा। ठीक है।